नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं हेतु एक विशेष सीरीज चलाई गई है। अभी दोस्तों हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की भी विशेष सीरीज चलाई है। तो अगर आप यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आगामी एग्जाम है कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, लोअर सबऑर्डिनेट अपर सबऑर्डिनेट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने पिछली वीडियो में प्राचीन इतिहास में हमने 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, हमने जाना था कि किस तरह से 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध साम्राज्य। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले दोस्तों हम मगध साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों वो मिलता है अथर्ववेद में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में डायरेक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली मिल जाता है। देखिए, ऋग्वेद में एक जाति थी कीकट जाति, किरात जाति इसको बोला जाता है। वहां पर इसका जो शासक था वो था प्रमगंध। तो इसका संबंध मगध साम्राज्य से बताया गया है। तो डायरेक्ट उल्लेख नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि मगध साम्राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो महाभारत एवं पुराण में इसके प्राचीन इतिहास का हमें वर्णन मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा होने लगा था। जब लोहे का प्रयोग ज्यादा हुआ तो लोहे के औजार बने। अब लोहे के औजार का क्या यूज हुआ कि यहाँ पर जो जंगल थे उनकी सफाई हो गई। जब जंगलों की सफाई हुई तो वहाँ पर बड़े बड़े खेत हुए। खेत से इन्होंने क्या किया, उपज हुई। तो यहाँ पर के जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो क्या बन गया, स्थायी बना। तो जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर आपस में क्या बन गए, बड़े बड़े जनपद बन गए। तो ऐसे ही 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो उनमें से एक है मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य का उदय भी दोस्तों इसी तरह से हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, मगध साम्राज्य की दोस्तों राजधानी की बात करें तो दो इसकी राजधानी थी, जिसका नाम था राजगीर और दूसरी थी पाटलिपुत्र। स्टार्टिंग में राजगीर थी जिसको कि राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है वो है ग्रीव्रज। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी रहे, समय आपका बच जाएगा। इसके बाद दूसरी जो इसकी दूसरी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अब दोस्तों अगर हम बात करें राजगीर की या राजगृह की, देखिए ये जहाँ पर राजगीर या इसके समीप का एरिया की बात करें तो वहाँ पर लौह धातु बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी इसके आसपास लोहे के बहुत बड़े भंडार थे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मगध के लोगों को, एक तो उनको औजार बनाने में उपयोगी हुए, उसके अलावा जो इन युद्ध के जो हथियार हैं वो भी इन्होंने बड़ी मात्रा में बनाए जिससे कि वो इनसे युद्ध में काम आए। ठीक है, इनको युद्ध में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा। ठीक है, तो राजगीर और पाटलिपुत्र ये इनकी प्रमुख राजधानियां रही हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों राजगीर और पाटलिपुत्र की। तो राजगीर दोस्तों क्या था कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था तो अपने आप में वो एक दुर्भेद्य जगह थी, यानी कि कोई राजा अगर वहां अटैक करना चाहता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जो इनकी दोस्तों दूसरी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र भी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गंगा, गंडक, सोन, ये 3 नदियों के दोस्तों संगम में अवस्थित है। और चौथी तरफ से इसमें नदी बहती थी घाघरा नदी। इसका मतलब यह है कि चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, तो एक तरह का जल दुर्ग था। तो ये भी अपने आप में क्या था, एक ऐसी जगह थी कि जहां पर आप अटैक इजीली नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। ओके, तो पाटलिपुत्र की वैसे बात करें इसकी स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। आगे जाके हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे ज्यादा चावल की उपज होती थी। बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि यहाँ पर चावल की बहुत ज्यादा उपज होती थी। तो ये जमीन काफी उपजाऊ थी, यहाँ के लोग काफी मात्रा में अन्न को उगा लेते थे। ठीक है, और जो अन्न जितना उगाते थे, जो एक्स्ट्रा जितना उगाते थे वो यहाँ के राजा टैक्स के रूप में वसूलते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया था, भाई धातु से बने सिक्कों का प्रचलन हुआ था, उससे भी इन्होंने काफी फायदा इनको हुआ, जिससे कि इनको अपने नगरों का उत्थान करने में मदद मिली। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि घोड़े एवं रथ का प्रयोग और हाथी का बड़े पैमाने पर प्रयोग। देखिए, घोड़े और रथ का प्रयोग तो सभी महाजनपद जानते थे, लेकिन इन्होंने घोड़े और रथ के प्रयोग के साथ साथ हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। पड़ोसी
जनपदों पर या पड़ोसी राज्यों पर, जिससे में इनको युद्धों में सफलता प्राप्त हुई। तो नंद वंश के जो लोग थे इन्होंने ज़्यादातर बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, जिससे कि मगध साम्राज्य को विस्तार करने में काफ़ी मदद मिली, उसको विकास करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। ओके, तो ये दोस्तों इनके मैंने आपको ये बताया कि जो मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य क्यों इस तरह से इतना ज़्यादा विकसित हो गया। तो यानी कि प्राकृतिक कारण भी थे कि प्राकृतिक रूप से एक ऐसी जगह थी कि भाई जहाँ पर से जो उनके राजाओं को फायदा मिला। उसके अलावा देखिए मानवीय कारण में जैसे इनके यहाँ बड़े बड़े प्रतापी शासक हुए, लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है, और उदयन ने भी क्या किया, मगध साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार करने में उसने काफ़ी मतलब मदद करी मगध साम्राज्य को विस्तार करने में। ठीक है, तो मानवीय कारण भी हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं। ठीक है, तो ये इसके 2-3 कारण हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिससे पता लगता है कि मगध साम्राज्य काफ़ी अपने आप में विकसित हो चुका था। ओके, तो अब बात करें दोस्तों मगध साम्राज्य की आधुनिक जगह कहाँ पर है। तो मगध साम्राज्य दोस्तों बिहार में पटना और गया के जिले में अवस्थित है। इसके अलावा शाहबाद के भी कुछ इलाके जोड़ दिए जाए तो वो मगध साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं मगध साम्राज्य से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे इनमें जो मगध साम्राज्य में वंश आए थे। देखिए वंश से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत शॉर्ट में लिखी हैं ये सब चीजें, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सबसे प्राचीनतम वंश की। मगध साम्राज्य का जो सबसे प्राचीन वंश है दोस्तों वो है वृहद्रथ वंश। देखिए जो वृहद्रथ था, इसने इस मगध साम्राज्य की हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पुराने वंश की इसने स्थापना की थी वृहद्रथ ने। तो वृहद्रथ वंश था दोस्तों, ये वसु का पुत्र था। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये वसु का पुत्र था। और वसु ही वो आदमी है जिसने सबसे पहले राजगीर की स्थापना की, यानी कि राजगृह की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि वसु का पुत्र था वृहद्रथ, और वृहद्रथ द्वारा यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वंश की स्थापना की गई मगध में। इसके बाद दोस्तों वृहद्रथ का जो बेटा था वो था जरासंध। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नजर भी आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जरासंध। देखिए जो जरासंध की अगर हम बात करें, ये भी दोस्तों एक बड़ा पराक्रमी राजा था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण के निर्देशन में भीम के हाथों इसको हार हो गई थी। तो ये जो जरासंध है ये भी एक इंपॉर्टेंट शख्स है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों, इस वृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वो था रिपुंजय। ठीक है, रिपुंजय की अगर हम बात करें तो ये अयोग्य शासक था। तो इसका जो मंत्री है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मंत्री था पुलिक, इसने इसकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर तक तो है वृहद्रथ वंश जो कि सबसे पुराना वंश है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वंश है और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते भी हैं, वो है दोस्तों हर्यक वंश। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है बहुत इजीली, एक मतलब मैंने कोशिश करी है कि बोर्ड में आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें लिख दूं, उसके बाद मैं इसको आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो जैसे मैंने बना रखा वैसे ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश को दोस्तों क्या बोला जाता है, पितृहंता वंश भी बोला जाता है। पितृहंता वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के शासकों ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को हथियाया था, तो इस तरह से इसको पितृहंता वंश बोला जाता है। देखिए इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्स या शासक हैं वो हैं बिंबिसार। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं इसका काल। देखिए यहाँ पर काल मैंने लिखा हुआ है 544 BC टू 412 BC। ठीक है, 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक का इनका काल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंबिसार। अब पहले बात करते हैं बिंबिसार की। तो देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक बोला गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि श्रोणिक कौन था, तो श्रोणिक कौन था, बिंबिसार था। तो इसको जैन साहित्य में दोस्तों श्रोणिक बोला गया है। बिंबिसार देखिए ऑफ कोर्स नो डाउट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा था मगध साम्राज्य का, और प्रथम हम कह सकते हैं कि एक अच्छा लेवल का जो राजा है वो बिंबिसार ही था। ठीक है, अब बिंबिसार को मैं आपको बता दूं कि ये दोस्तों बुद्ध के समकालिक था। ठीक है, बुद्ध, गौतम बुद्ध हैं उनके समकालिक था, और इसने बौद्ध धर्म को काफी सहायता भी पहुंचाई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने अपने राज्य को कैसे बढ़ाया। इसने क्या किया कि अपने जो बड़े बड़े राज्य हैं अगल बगल के, उनकी राजकुमारियों के संग इसने विवाह किया। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके काफी मतलब एक तरह से लोगों से मतलब प्रतिष्ठा पाई। ठीक है, प्रतिष्ठा इसने पाई। तो कैसे पाई, देखिए इसने क्या किया। देखिए यहाँ पर मैंने 3 राजकुमारियों के नाम भी लिखे हैं। सबसे पहली है महाकौशल। ठीक है, ये थी कौशल नरेश की पुत्री। ठीक है, और प्रसेनजीत की बहन।
ठीक है। तो प्रसेनजीत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। तो उनकी ये बहन थी महाकौशल, प्रसेनजीत की बहन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनसे इन्होंने विवाह किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिंबिसार ने चेलन्ना से विवाह किया। अब चेलन्ना ये कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये थी लिच्छवी के राजा चेटक की सिस्टर, ठीक है ना, सॉरी लिच्छवी के राजा चेटक की, सॉरी ये थी पुत्री, आई एम सॉरी, लिच्छवी के राजा चेटक की दोस्तों ये पुत्री थी। इनका नाम था चेलन्ना और इनका ही जो बेटा था वो दोस्तों क्या था, अजातशत्रु था, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है कि जो लिच्छवी के राजा थे चेटक की पुत्री थी चेलन्ना, ठीक है। और जो चेटक की बहन थी दोस्तों वो थी त्रिशला, और त्रिशला कौन थी, महावीर स्वामी की पत्नी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखेंगे, जो चेलन्ना थी, चेलन्ना ही अजातशत्रु की माता थी। अजातशत्रु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी लिच्छवी नरेश चेटक की बेटी चेलन्ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या था कि जो पंजाब में मद्र की राजकुमारी है छेमा, इनके संग भी इन्होंने विवाह किया था। जो मद्र कुल के प्रधान थे उनकी बेटी थी छेमा, पंजाब से रिलेटेड है ये कुल, तो इनसे भी इन्होंने विवाह किया था। तो इस तरह से इन्होंने वैवाहिक संबंध अपने स्थापित करे थे, जिससे कि इनको काफी फायदा मिला अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, ठीक है। अब स्टार्टिंग की अगर दोस्तों हम बात करें तो इन्होंने बिंबिसार ने सबसे पहले अंग पर अधिकार किया, अंग पर, ठीक है। अंग एक 16वां जनपद है। अंग पर दोस्तों इन्होंने अधिकार किया। यहाँ के राजा थे ब्रह्मदत्त, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को अपने उसमें मिला दिया, और जो अजातशत्रु है उसको यहाँ शासन करने के लिए भेज दिया, यानी अंग उसको भेज दिया, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इनको हमेशा से जो प्रॉब्लम थी, जो इनका सबसे बड़ा शत्रु कह सकते हैं, जिनके संग हमेशा इनको दिक्कत रही थी मगध साम्राज्य को, तो वो रही थी अवंती से, ठीक है। अवंती ने इनको हमेशा से प्रॉब्लम पहुंचाई है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अवंती के राजा थे, उनका नाम था चंड प्रद्योत, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, चंड प्रद्योत। अवंती के राजा थे दोस्तों चंड प्रद्योत, जिनके संग इनका युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, बिंबिसार का युद्ध हुआ चंड प्रद्योत से। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने माना कि भाई देखो आप मगध साम्राज्य को नहीं हरा सकते, ये लोग अवंती को नहीं हरा सकते। बाद में इन्होंने आपस में सुलह कर लिया और साथ में सोचा कि भाई दोस्ती कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्त बन गए, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई जो बिंबिसार है, बिंबिसार के राजवैद्य थे वो थे जीवक। तो कभी कभार ये आ सकता है प्रश्न कि भाई जो जीवक है वो किससे रिलेटेड है, तो जीवक थे बिंबिसार से जुड़े हुए। अब जब जीवक हैं, जीवक को इन्होंने भेजा था जब चंड प्रद्योत को पी लिया हो गया था, ठीक है। तो बिंबिसार ने अपनी दोस्ती का किस तरह से परिचय दिया कि जब ये चंड प्रद्योत को पी लिया हो गया था तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि बिंबिसार से जुड़े हुए थे। इतना बहुत है और इससे रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अजातशत्रु की, ठीक है। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का सेकंड राजा था और बहुत इंपॉर्टेंट ये शख्स है, ठीक है। तो अजातशत्रु को दोस्तों बोला जाता था कुणिक, ठीक है। जैसे कि बिंबिसार को बोला जाता था श्रेणिक, तो इसको बोलते थे कुणिक। अब अजातशत्रु की दोस्तों बात करें तो इसने क्या किया था भाई, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके इसको मतलब जो मगध साम्राज्य है उसमें हर्यक वंश में राजगद्दी में वो बैठ गया था, ठीक है। अब अजातशत्रु की दोस्तों हम बात करें तो इसके काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हमने आपको बताया था। जो बौद्ध अगर आपने हमारी बौद्ध साहित्य वाली वीडियो देखी होगी, बौद्ध ग्रंथ की वीडियो अगर आपने देखी होगी, तो उसमें बौद्ध धर्म की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के समय पर ही हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु का समय में यहाँ पर हमने लिख रखा है वो है 492 से 460 ईस्वी पूर्व का है दोस्तों इसका समय है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि इसी के समय पर 483 ईस्वी पूर्व में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यानी कि उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। तो जो 483 ईस्वी पूर्व है यहीं पर ही क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में ही हुआ था अजातशत्रु के समय पर। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके क्या थे, बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को काफी
अप्रिशिएट किया था, मतलब अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें दी थी या काफ़ी पैसा दिया था, पैसा कह सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये भी आपके कहते हैं बौद्ध धर्म के समर्थक थे, अजात शत्रु, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपको पता होगा ये कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको बताया था ये हुआ था इनकी जो राजधानी है राजगीर में, ठीक है। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। महाकश्यप, मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। हालांकि दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें पहले वीडियो में बता रखी है, लेकिन चलो मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जब दोस्तों आयोजन हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था, वो होता है राजगीर में, राजगृह बोलो या इसको गिरिवर्ज बोलो, तीन नाम है इसके, इसको याद रखना है। और महाकश्यप हैं, इनके नेतृत्व में ये इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति में एक चीज और भी हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, ठीक है, यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं विनय पिटक और सुत्त पिटक, यहाँ पर दो विभाजन हुए थे, ये भी कभी कभार प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय पर हुआ था, ये हुआ था आपका अजातशत्रु के समय पर, ठीक है। अब अजातशत्रु का अगर हम एक और फैक्ट की बात करें, अजातशत्रु का विवाह हुआ था, देखिए प्रसेनजीत, जब हम बात करें प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बेटी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। ये भी आप याद करना कि जो कौशल नरेश है प्रसेनजीत, इनकी बेटी थी, इससे क्या हुआ था, अजातशत्रु का विवाह हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए अजातशत्रु के समय की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिच्छवियों का काफी दमन करने का प्रयास किया, ठीक है, लिच्छवियों का बहुत ज्यादा दमन इन्होंने करने का प्रयास किया। लिच्छवी की अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र है लिच्छवी, ठीक है ना। तो जो लिच्छवी है उनका इन्होंने दमन करने का प्रयास किया और इनके पास एक ऐसा हथियार था उस समय पर इन्होंने कि जो पत्थर फेंकता था उस समय पर, तो युद्ध के तौर पे इन्होंने पत्थर फेंकने वाले यंत्र का प्रयोग किया, तो इससे भी इनको काफ़ी सफलता हुई। इसके अलावा इनका रथ था, उसमें गदा जुड़ा हुआ रहता था। तो अजातशत्रु भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया मगध साम्राज्य में, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अजातशत्रु का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अजातशत्रु के बाद अगला बंदा आता है उदयन, ठीक है। अब जो उदयन है, उदयन का जो काल है वो है दोस्तों 460 से 444 ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब 460 से 444 ईस्वी पूर्व इस बंदे ने क्या किया कि राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र ले गया। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन था, उदयन था, ठीक है। तो उदयन ने ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गंगा गंडक सोन के संगम पर एक किला बनाया था जिसको कि पाटलिपुत्र में ही मतलब समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उदयन के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब उदयन ने भी दोस्तों क्या किया था, एक तरह से बहुत ज्यादा विस्तार की नीति अपनाई थी। इन्होंने अपने मगध साम्राज्य को पूरी तरह से विस्तारित करने का प्रयास किया था। तो इनके समय में जो मगध साम्राज्य है वो हिमालय से लेके दक्षिण में छोटा नागपुर तक का पठार है, जो छोटा नागपुर पठार है वहां तक उसकी सीमा फैल गई थी। तो इनके काल में भी मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, उदयन के 3 पुत्र थे, तो जो तीसरे पुत्र थे वही इसके आखिरी शासक थे जिसका नाम था नागदशक। यहाँ पर तीनों पुत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो कौन था, नागदशक था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई पितृहंता वंश बहुत हो गया, अब इनके जो शासक हैं वो अयोग्य है, जैसे कि नागदशक अपने आप में अयोग्य शासक था, तो इसको हटा के फिर एक शिशुनाग व्यक्ति जो कि काफी योग्य अमात्य थे, तो इन्होंने क्या किया, इसको गद्दी से हटाया और शिशुनाग वंश की स्थापना करी। तो अब दोस्तों हर्यक वंश के बाद जो अगला वंश आएगा वो दोस्तों कौन सा आएगा, शिशुनाग वंश आएगा। तो अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। आई होप कि आपको हर्यक वंश के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो वंश है दोस्तों वो है शिशुनाग वंश। देखिए शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है मैंने आपको पहले ही बोला वो है शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश में देखिए उनको उसकी सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट है शिशुनाग वंश का वो ये है कि वो अवंती को पराजित करने में सक्षम हो गए। जैसे कि हर्यक वंश वाले थे ये हमेशा लड़ते रहे अवंती से, ठीक है, क्योंकि अवंती इनके लिए हमेशा सिरदर्द था।
जैसे कि बिंबिसार है, उसको भी अवंती ने काफी धूल चटाई। इसके अलावा अजातशत्रु है, वो भी अवंती से लड़ता रहा हमेशा। इसने तो एक ऐसा किला बनाया था अजातशत्रु ने ताकि अवंती वाले वहां अटैक ही ना कर पाए। मतलब ये इनकी हमेशा अवंती से बचने की रणनीति रही थी, ठीक है। लेकिन जो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने अवंती को पर अधिकार कर लिया, ये एक बहुत बड़ी विजय थी। तो इन्होंने यहां से शिशुनाग में जब इन्होंने अवंती पर अधिकार किया तो इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट और निकल कर आता है, वैशाली, ठीक। तो इन्होंने, शिशुनाग वंश के संस्थापक हैं शिशुनाग, इनका ईयर देख लीजिए 412 से लेके 398 ईस्वी पूर्व। तो इन्होंने वैशाली अपनी राजधानी स्थापित करी जब इन्होंने अवंती पर विजय प्राप्त कर ली। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं अभी यहाँ पर बताना भूल गया था, जो उदाईन थे दोस्तों वो जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक है। जैन धर्म के ये समर्थक थे, ठीक, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और क्योंकि इनके समय पर, उदाईन के समय पर बड़े बड़े जैन गुरु थे, ठीक है, उनका भी उदय हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उदाईन थे, उदाईन क्या थे, आपके जैन धर्म के मतलब समर्थक थे, जैन धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, शिशुनाग की बात करते हैं। तो शिशुनाग में मैंने आपको बताया कि इन्होंने अवंती जो राज्य है उसको, उसकी इन्होंने क्या किया, अवंती राज्य को अपने में मिला लिया और इसकी जो राजधानी है वो क्या बना दी, वैशाली स्थापित कर दी, ठीक है। अब शिशुनाग के बाद आते हैं अगले बंदे, वो है कालाशोक, ठीक। कालाशोक एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं दोस्तों, ये काक वर्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनका नाम क्या था, काक वर्ण, ठीक। और 398 से लेके 366 ईस्वी पूर्व इनका काल है। और ये इस इंपॉर्टेंट शख्स इसलिए हैं क्योंकि इनके समय पर ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय पर ही हुआ था। और ये मैं आपको बता दूं ये कब हुआ था, ये हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में ही, ये वैशाली है, इनमें और एक आदमी है, उनका नाम आप याद करना, उनका नाम था साबकमीर, या सब्बकामी भी होता है कई जगह पे, साबकमीर लिखो या सब्बकामी लिखो। इनकी अध्यक्षता में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, ठीक है। ये आपको क्लियर रखना है। उस समय पर जो राजा थे वो कौन थे, कालाशोक थे, ठीक है। अब हुआ था क्या था कि अपनी राजधानी में कहीं घूम रहे थे तो एक व्यक्ति ने छुरा मार के इनकी हत्या कर दी थी, कालाशोक थे, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनको आपने दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अब कालाशोक के बाद इसके अंतिम जो शासक थे वो थे नंदीवर्धन, ठीक है। नंदीवर्धन जो हम कह सकते हैं एक जो इनके अंतिम शासक थे वो थे शिशुनाग वंश के नंदीवर्धन, ठीक है। अब नंदीवर्धन की बात करें दोस्तों तो इनकी हत्या महापद्म नामक एक व्यक्ति द्वारा की गई थी, ठीक है। महापद्म, देखिए इसके बारे में वैसे काफी कंफ्यूजन भी है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन भी होता है नंदीवर्धन में। तो कहीं ना कहीं नंदीवर्धन को संस्थापक माना जाता है नंद वंश का, ठीक है। लेकिन जो नंदीवर्धन है ये माना जाता है कि नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म ने नंद वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो महापद्म इसके रियल में संस्थापक हैं, ठीक है। कई जगह पे नंदीवर्धन और महानंदिन इनको बताया गया है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो महापद्म है, महापद्म ने ही इनकी हत्या करी। महापद्म को तो एक्चुअली बोला जाता है कि शूद्र का बेटा था कोई, ठीक। तो महापद्म ने एक्चुअली क्या किया, इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना करी। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है दोस्तों नंद वंश है 344 से 322 ईस्वी पूर्व का वंश है। इसको आपने दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसमें जो सबसे प्रतापी शासक था वही मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है महापद्म नंद दोस्तों एक ऐसा शासक था जिसके आप कह सकते हैं कई उपाधियों से दोस्तों उसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने उसकी उपाधियां लिखी हुई हैं, देखिए क्या क्या थी। उग्रसेन, इसने अपने आप को एकराट की उपाधि दी थी। एक छत्र, सर्वछत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव यानी कि परशुराम का अवतार, ठीक है। इस तरह की उपाधियां इसके द्वारा ग्रहण की गई थी। देखिए इसके बारे में काफी चीजों में उल्लेख मिलता है। देखिए जो महापद्म नंद है इसने कलिंग में भी विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। कलिंग में विजय प्राप्त करके इसने वहां पर नहर भी खुदाई थी, वहां से एक जैन प्रतिमा को ये उठा के ले गया था। जो कलिंग शासक है खारवेल, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, वैसे ये स्केच चल नहीं रही है,
चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पर है खारवेल, ठीक है। खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुम्फा, ठीक है। कलिंग नरेश थे खारवेल, और खारवेल का एक अभिलेख था हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख में साफ साफ ये बताया गया है कि महापद्मनंद ने कलिंग में विजय प्राप्त करी थी और वहां एक नहर खुदवाई थी और वहां से जैन प्रतिमा उठा ले गया था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो महापद्मनंद है दोस्तों, एक तरह से उत्तर भारत का इसको प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंद वंश में महापद्मनंद काफी इंपॉर्टेंट शख्स है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी उनको भी दोस्तों आपने याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम नंद वंश की बात करें तो इनको नवनंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवनंद। नवनंद भी बोला जाता है। नवनंद इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 9 शासक थे, ठीक है। एक तो महापद्मनंद हो गया, बाकी 8 उसके बेटे हो गए, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 9 शासक हो गए। अब 9 के 9 को आप याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सबसे लास्ट शासक था दोस्तों वो था घनानंद, ठीक है। घनानंद के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इसको अग्रमीज बोला गया। जैसे इसको उग्रसेन बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? अग्रमीज बोला गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, उसमें से जो सबसे लास्ट वाला था वो था घनानंद, ठीक है। अब एक घनानंद इसी के समय पर 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है। घनानंद के समय पर ही 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, ठीक है। अब घनानंद का हिसाब क्या था? ये नंद वंश का आखिरी सम्राट आप इसको कह सकते हैं, और बिल्कुल ये था भी। देखिए इसने क्या किया था कि ज्यादातर लोगों पे बहुत कर लगाए थे, ठीक है। इससे जनता इससे काफी रुष्ट हो गई थी। तो इतने ज्यादा कर लगाने के बाद जो मैं आपको नाम बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का फायदा उठाया, ठीक है। और 322 ईस्वी पूर्व में 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की मदद से, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, ठीक है। तो नंद वंश यहीं पर ही एंड हो गया। घनानंद को काफी वहां की जनता रुष्ट थी, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की मदद से इसको हत्या कर दी, इसको खत्म कर दिया और फिर मौर्य वंश की स्थापना करी, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें नंद वंश की, तो नंद वंश एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट वंश माना जाता है मगध साम्राज्य का। वो काफी शक्तिशाली थे और वहां के शासक काफी धनी माने जाते हैं। माना जाता है कि उनके पास 2 लाख सैनिक थे, ठीक है। और इसके अलावा 20,000 उनके पास घुड़सवार थे, जबकि 6,000 उनके पास हाथी थे, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि जो सिकंदर था, ये सिकंदर के जब युद्ध हुआ था पोरस के संग, तो वो युद्ध वो जीत गया था और उसने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर पोरस को वो वापस कर दिया था जो उसने छीना था। उसके बाद वो अपने युद्ध अभियान में आगे बढ़ा, तो अब जो उसकी टक्कर थी वो घनानंद से होने वाली थी, ठीक है। तो वो जो वहां के सैनिक थे वो नंद की सेना को देख के डर गए। उन्होंने कहा कि भैया ये 2 लाख इनके पास सैनिक हैं, 20,000 इनके पास घुड़सवार है, तो 6,000 हाथी हैं। तो बाद में हुआ यही था कि जो सिकंदर हैं उसके लड़ाके थे, मतलब जो उसके सैनिक थे, उन्होंने ही आगे जाके युद्ध करने से मना कर दिया था क्योंकि काफ़ी थक गए थे, बहुत लंबे अभियान में वो निकले थे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका घननंद है, जो कि आप कह सकते हैं मगध साम्राज्य का मतलब अंतिम वंश आप मान सकते हैं, जो अंतिम शासक भी इसको मान सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका मगध साम्राज्य, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ये प्रयास आपको सही लगा होगा और अच्छा पसंद भी आया होगा और आपको काफ़ी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हमारा काम पसंद आता है तो हमारे कार्य को प्लीज़ अप्रिशिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।